नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा वीकली शो कंपनीनामा का। कंपनीनामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के अलावा विवादों या डिस्प्यूट से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड्स की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले देखते हैं पहली खबर। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहला ये कि आरआईएल अपनी सहयोगी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल होम एंड पर्सनल केयर के अलावा कोला सेगमेंट के बाद जल्द फ्रोजन फूड और डेयरी कारोबार में एंट्री ले सकती है। आरसीपीएल ने दोनों सेगमेंट में कारोबार की योजना बनाई है। हालांकि शुरुआत में दही, फ्रोजन डेजर्ट, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड योगर्ट जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के साथ बाजार में उतरने की योजना है। डेयरी सेगमेंट में कंपनी दूसरी बार एंट्री लेने जा रही है, जिसके जरिए कंपनी की अमूल और मदर डेयरी के साथ सीधे कंपटीशन होता हुआ दिखेगा। दूसरी खबर यह है कि टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स को सरकारी कंपनी एनआईसी की क्लाउड सर्विसेज को 5 साल तक चलाने के लिए 350 करोड़ रुपए का एक प्रेस्टीजियस ऑर्डर हाथ लगा है। 10 अप्रैल को जब ये खबरें आई तो आरआईएल का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। पर तीसरी खबर यह है कि आरआईएल अपने रिटेल वेयर हाउसिंग एसेट्स के लिए 2.4 से 3 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके लिए रिलायंस रिटेल ने इंटेलिजेंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट नाम के ट्रस्ट का गठन भी कर लिया है, जिनमें वेयर हाउसिंग एसेट्स को रखा जाएगा और बाद में मोनेटाइजेशन यानी मुद्रीकरण होगा। इस ट्रस्ट की बाद में या तो लिस्टिंग होगी या सेबी नियमों के मुताबिक 5 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाएगा। साथ ही खबर यह भी थी कि फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के प्रस्तावित डीमर्जर से पहले एनएसई की तरफ से निफ्टी इंडेक्स में कंपनियों को शामिल करने और बाहर किए जाने के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। 12 अप्रैल को आरआईएल का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को लेकर भी 2 खबरें आई हैं। पहला यह कि कंपनी ने अपने 5 साल के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान विहान.ai का पहला चरण पूरा कर लिया है। टैक्सी नाम के इस पहले चरण का बड़े पैमाने पर एयरलाइन को विरासत के मुद्दों को एड्रेस करने और फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखने पर फोकस था। पहला चरण पूरा होने का मतलब यह है कि अब टेक ऑफ नाम का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा, जिसका फोकस एक्सीलेंस बिल्ड करने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म्स, प्रोसेसेस और सिस्टम्स को डेवलप करना होगा। दूसरी खबर यह है कि टाटा समूह की एयर इंडिया के तहत ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस स्थापित करने की भी योजना है। यह कारोबार न केवल खुद की बल्कि दूसरी एयरलाइन की भी जरूरत पूरी करेगा। इस योजना के तहत एयर इंडिया के पहले के ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी AIASL के लिए बोली भी लगाई जा सकती है, जिसे सरकार बेचने का मन बना रही है। एयर इंडिया को बेचने से पहले सरकार ने AIASL के ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार को अलग कर एयर इंडिया एसेट होल्डिंग नाम की एंटिटी में ट्रांसफर कर दिया था। तीसरी खबर, 12 अप्रैल यानी बुधवार की शाम को टीसीएस के साथ वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो गई है। चौथी तिमाही में टीसीएस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 5% बढ़कर 11,392 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि अनुमान 11,560 करोड़ रुपए के आसपास का था। वहीं आय 58,229 करोड़ रुपए से 1.6% बढ़कर 59,162 करोड़ रुपए पर रही है। पर दिक्कत की बात है डॉलर आय ग्रोथ, जो तिमाही दर तिमाही 2.8% से घटकर 1.7% पर रह गई है। मार्जिन 24.5% पर स्थिर रहे हैं, पर अनुमान 25% रहने का था। इसके अलावा एट्रिशन रेट 21.3% से घटकर 20.1% पर रही है, पर अभी भी 20% के ऊपर ही है, जो कि कोरोना से पहले थी। 13 अप्रैल को टीसीएस का शेयर 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा 13 अप्रैल को दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें मुनाफा तिमाही दर तिमाही 7% घटकर 6,128 करोड़ रुपए पर रहा। इस दौरान आय 2.3% घटकर 37,441 करोड़ रुपए पर रही है। आय और मुनाफा दोनों अनुमान से खराब रहे हैं और सबसे बड़ी निराशा थी गाइडेंस। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की आय 4 से 7% बढ़ने की उम्मीद जताई है, जो कि वित्त वर्ष 2023 के 16 से 16.5% के अनुमान से काफी कम है और अनुमान था कि ये ग्रोथ 6 से 8% रह सकती है। इस दौरान ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22% की रेंज में रहने का अनुमान जारी किया गया है। नतीजे जारी होने से पहले 13 अप्रैल को शेयर 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, नकदी की कमी से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही की लाइसेंस फीस का केवल 10% भुगतान ही किया है और बाकी रकम का भुगतान किस्तों में करने के लिए कंपनी ने सरकार से 31 जुलाई तक की मोहलत मांगी है। लिक्विडिटी की समस्या और पूंजी जुटाने में हो रही दिक्कतों से जूझ रही कंपनी ने 3 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT को पत्र लिखकर सरकार से सपोर्ट की मांग की है, ताकि कारोबार को जारी रखा जा सके और सभी स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखा जा सके। 10 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, कर्ज भुगतान की समस्या से जूझ रही और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही फ्यूचर रिटेल के एसेट्स के लिए
49 बोलियां मिली हैं। बोली लगाने वालों में रिलायंस रिटेल, अदानी ग्रुप और जिंदल पावर समेत कुल 49 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। बोली लगाने वालों में यूके की ट्रैवल रिटेलर WH स्मिथ ट्रैवल के साथ साथ कई सारे स्क्रैप डीलर्स और वेस्ट रिसाइकलर भी शामिल हैं। फ्यूचर रिटेल के रेजोल्यूशन प्लान को जमा करने की डेडलाइन 15 मई तय की गई है। आपको बता दें कि फ्यूचर रिटेल पिछले साल जुलाई से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और बोलियां मंगवाने की तारीख को 2 बार पहले से ही बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार 20 फरवरी को डेडलाइन आगे बढ़ाई गई थी और 23 मार्च को दोबारा बोलियां मंगवाई गई थी। साथ ही दूसरी खबर में फ्यूचर रिटेल के क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं ने दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिन की मोहलत की मांग की है। कर्ज समाधान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 330 दिन की मोहलत होती है, जो 16 अप्रैल को खत्म हो रही है, पर कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP ने NCLT की मुंबई बेंच के सामने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जुलाई करने की मांग की है। 10 अप्रैल को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, स्टार्टअप्स या नए जमाने की कंपनियों के लिए दिक्कतों का पहाड़ छोटा होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ फंडिंग की दिक्कतें और दूसरी तरफ छटनी का दबाव, ये दोनों ऐसे भूत हैं जो स्टार्टअप्स को कभी भी डरा देते हैं। ताजा मामला डिलीवरी से जुड़ा है, जहां VC फंड टाइगर ग्लोबल ने अपना 1.6% हिस्सा 330 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 387 करोड़ रुपए की रकम में बेच दिया है। ये हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए मंगलवार को बेची गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टाइगर ग्लोबल ने अपना हिस्सा बेचा है। इससे पहले टाइगर ग्लोबल ने मार्च में डिलीवरी का करीब 0.7% हिस्सा और फरवरी में 1.7% हिस्सा बेचा था। बीते 5 दिन में डिलीवरी का शेयर करीब 1% की गिरावट दर्ज कर चुका है। आठवीं खबर, केंद्र सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के लिए मई के मध्य तक वित्तीय बोलियां मंगवाने की योजना बना रही है। 11 अप्रैल को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आई थी। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाले पैनल की ओर से 14 अप्रैल को किया जाना था। सरकार की इस कंपनी में 63.75% हिस्सेदारी है, जिसका विनिवेश इस कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को अलग या डीमर्ज किए जाने की वजह से सालों से अटका हुआ है। इस डीमर्जर की राह में ट्रांसफर किए जाने वाली रकम 1 अरोड़ थी, लेकिन इस साल फरवरी में इस डीमर्जर को सारी नियामक मंजूरियां मिल गई थी और पिछले महीने ये प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार SCI को डीमर्जर के बाद बनी इस कंपनी SCI लैंड एसेट्स की 23 अप्रैल से पहले लिस्टिंग करवानी है। 11 अप्रैल को जब ये खबर आई कि हिस्सा बिक्री हो सकती है, उसके बाद SCI का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। 9वीं खबर की ओर चलते हैं। इंजन्स और हैवी इक्विपमेंट बनाने वाली इंजीनियरिंग कंपनी ग्रीव्स कॉटन ने एक्सेल कंट्रोल लिंकेज का 100% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। यह अधिग्रहण 385 करोड़ रुपए की रकम में होगा और कुल 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रीव्स कॉटन इस कंपनी का 60% हिस्सा कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों से सेकेंडरी सेल के जरिए खरीदेगी। इस सौदे को लेकर दोनों कंपनियों ने फरवरी 2023 में टर्म शीट साइन की थी। 10 अप्रैल को जब यह खबर आई तो ग्रीव्स कॉटन का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा ने म्यूचुअल फंड कारोबार में एंट्री के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म स्मॉलकेज के साथ करार किया है। इस करार के जरिए दोनों कंपनियों की रिटेल निवेशकों के लिए सिंपल और किफायती पैसिव म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बनाने की योजना है। फिलहाल स्मॉलकेज का नेतृत्व वसंत कामत कर रहे हैं और इस कंपनी में ज़ीरोधा और Amazon.com जैसे निवेशक हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नितिन कामत ने ट्वीट कर कहा कि वो AMC यानी म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए फाइनल मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, पर स्मॉल केस का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाने में 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इसीलिए AMC कारोबार खड़ा करने के लिए करार करना सही अर्थ उनको नजर आ रहा है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन आप रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसे खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर अदानी समूह से जुड़ी हुई है। अदानी समूह इस हफ्ते कई तरह की खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि बीते रविवार को अदानी पावर ने बताया कि उसके झारखंड के गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है। अदानी पावर और बांग्लादेश सरकार के बीच बिजली की सप्लाई के लिए 2017 में समझौता हुआ था। 800 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट से बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है। दूसरी खबर यह है कि 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के बावजूद सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC ने मार्च तिमाही के दौरान अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में निवेश बढ़ाया है। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस शामिल है। हालांकि अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में LIC ने हिस्सेदारी को कम किया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने मार्च तिमाही के दौरान अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों में अपना हिस्सा कम किया है। हालांकि विदेशी निवेशकों का निवेश देखा जाए तो मार्च तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है और 5 कंपनियों में कम किया है। संस्थागत निवेशकों से हटकर देखा जाए तो मार्च तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों की तरफ से अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी की गई है। रिटेल निवेशकों ने ग्रुप की सभी 10 कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है। 10 अप्रैल को अदानी पावर, अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस में
1 से 2.5% तक की बढ़त देखने को मिली थी। इसके अलावा 11 अप्रैल को खबर आई थी कि अदानी समूह ने सफाई दी है कि ग्रुप कंपनियों में हिस्सा बिक्री से जुटाई गई 2.6 अरब डॉलर की रकम ग्रुप कंपनियों में ही निवेश की गई है। दरअसल कांग्रेस के राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस समूह में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश शेल कंपनियों के जरिए आया है। 12 अप्रैल को जब यह सफाई आई तो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट के शेयर आधा से 2.5% की बढ़त के साथ और अदानी ग्रीन पावर ट्रांस और विल्मर के शेयर आधा से 1% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। दूसरी खबर, आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत का नाम शामिल है। इन तीनों के ऊपर 3,250 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। इस चार्जशीट में 6 अन्य एंटिटीज के नाम भी शामिल है, जिनमें कुछ कंपनियां हैं और एक धूत के करीबी रिश्तेदार भी हैं, जिन्होंने लोन डिसबर्समेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर कथित रूप से साइन किए थे। इस मामले में एक आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने सर्टिफिकेट जारी किया है। इस सर्टिफिकेट में दावा किया गया है कि यह लोन का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया गया है जिस काम के लिए इसे डिसबर्स किया गया था। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का कहना है कि चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बैंक से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तीसरी खबर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या NARCL और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी या IDRCL की ओर से श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस सौदे को ग्रीन चैनल रूट के तहत मंजूरी दी गई है। NARCL एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और IDRCL भी एक सरकारी कंपनी है जो इस कंपनी को डेट मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया करवाती है। NARCL ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस यानी SIFL का मेजॉरिटी हिस्सा और उसकी सहयोगी कंपनी श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस को खरीदने के लिए दिवालिया प्रक्रिया के तहत रेजोल्यूशन प्लान जमा किया था, जिसको SIFL के कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स या COC ने 14 फरवरी को मंजूरी दे दी थी। चौथी खबर, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर भी इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहली ये कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने मंत्री डेवलपर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगा दी है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि NCLT ने बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी मंत्री डेवलपर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया है, जिसके खिलाफ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने NCLT में अर्जी दाखिल की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री डेवलपर्स और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कुल 456 करोड़ रुपए के 5 लोन के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। इस मामले में सभी 5 लोन के लिए कर्जदाताओं ने 5 अलग अलग नोटिस जारी किए थे, पर ना ही मंत्री डेवलपर्स और ना ही ग्रुप कंपनियों ने कोई भुगतान किया है, जिस वजह से इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने NCLT का दरवाजा खटखटाया था। 11 अप्रैल को इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि इंडियाबुल्स ने अमेरिकी कंपनी ओकट्री के साथ 5,000 करोड़ रुपए के लोन बेचने के लिए एक करार भी किया है। यह सौदा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के जरिए होगा जो डिबेंचर्स जारी करेगी और इन डिबेंचर्स को इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस और ओकट्री की ओर से सब्सक्राइब किया जाएगा। 10 अप्रैल को इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। पांचवी खबर, माइनिंग कंपनी वेदांता इस हफ्ते 3 खबरों के चलते सुर्खियों में रही। पहली ये कि 19 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले देश के पहले चिप प्लांट के शुरू होने को लेकर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इस प्लांट को लगाने वाले वेदांता फॉक्सकॉन के कंसोर्टियम की यूरोप की कंपनी ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बातचीत अटक गई है। आपको बता दें कि कंसोर्टियम की इस कंपनी को प्लांट के टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में लाने के लिए बातचीत चल रही थी, पर 3 मुद्दों के कारण बातचीत रुक गई है। पहला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी डिटेल्स, दूसरा, इस पार्टनरशिप की अवधि और तीसरा, हर कंपनी की ओर से निवेश की जाने वाली रकम। 13 अप्रैल को वेदांता का शेयर हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि वेदांता की US की हेज फंड फेरलन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ कम से कम 1 अरब डॉलर का लोन जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। इस रकम का इस्तेमाल लंदन की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL के कर्ज के भुगतान पर किया जाएगा। 12 अप्रैल को वेदांता का शेयर 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। और तीसरी खबर यह है कि कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से स्टरलाइट कॉपर के तमिलनाडु में स्थित थुट्टुकुडी कॉपर स्मेल्टर प्लांट के रखरखाव के लिए मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के तहत प्लांट से बचे हुए जिप्सम को निकालना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की रोकथाम के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को हटाना और ग्रीन बेल्ट का रखरखाव शामिल है। 11 अप्रैल को जब यह मंजूरी मिली तो वेदांता का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने नीलामी का दूसरा राउंड 26 अप्रैल को करवाने का फैसला किया है। यह फैसला मंगलवार यानी 11 अप्रैल को हुई COC की बैठक में लिया गया है। दूसरे राउंड में लेंडर्स ने 8,000 करोड़ रुपए के अपफ्रंट कैश के साथ साथ
कम से कम 9,500 करोड़ रुपए की शुरुआती बोली की मांग की है। इससे पहले ये राउंड 11 अप्रैल को होना था, जिसमें हिंदुजा ग्रुप और ओकट्री कैपिटल ने हिस्सा लेने के संकेत दिए थे। लेंडर्स को उम्मीद है कि पहले राउंड में 8,650 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले टॉरेंट ग्रुप की ओर से भी बोली आ सकती है, पर टॉरेंट ग्रुप की बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त 2023 में होगी। आपको बता दें कि 20 मार्च को हुई तत्काल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी का दूसरा राउंड करवाने से जुड़े एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जो कि टॉरेंट ग्रुप के लिए बड़ा झटका था। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया था कि नीलामी का नतीजा इस मामले में तय किए गए फैसले के अधीन होगा। 11 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी हिकाल के कंट्रोल को लेकर कल्याणी और हिरेमत फैमिलीज के बीच विवाद गहरा गया है। दरअसल कल्याणी फैमिली की 2 होल्डिंग कंपनियों बीएफ इन्वेस्टमेंट और कल्याणी इन्वेस्टमेंट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शिकायत दर्ज की है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि हिकल के अधिकारियों ने कंपनी के को प्रमोटर्स और हिरेमत फैमिली के साथ सांठगांठ की है, ताकि कल्याणी फैमिली की कंपनियों की ओर से हिकल में हिस्सा बढ़ाने की योजना को ब्लॉक किया जा सके। आपको बता दें कि बाबा कल्याणी के कंट्रोल वाली कल्याणी फैमिली की कंपनियों का हिकल में 34% और हिरेमत फैमिली का 35% हिस्सा है। दरअसल बाबा कल्याणी सुगंधा हिरेमत के भाई ही हैं। 11 अप्रैल को हिकल का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, केंद्र सरकार ने वाइजैक स्टील प्लांट यानी वीएसपी के डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। विनिवेश की बजाय सरकार का अब इस प्लांट के प्रदर्शन में सुधार करने का लक्ष्य है। सरकार की ओर से विनिवेश प्रक्रिया को सस्पेंड किए जाना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जिन्होंने इस प्लांट के निजीकरण का विरोध किया था। हाल में वीएसपी की कॉर्पोरेट एंटिटी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL ने निजी कंपनियों और स्टील उत्पादकों से बोली मंगवाई थी, जिसमें वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स की मांग के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने की पेशकश की थी। इस बोली में तेलंगाना सरकार की कंपनी सिंगरेणी कोलेरिस कंपनी लिमिटेड यानी SCCL भी हिस्सा लेने पर विचार कर रही थी। आपको बता दें कि वीएसपी को वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें हैं, जिससे कामकाज पर असर हुआ है और जनवरी 2022 से कंपनी के 3 में से 1 ब्लास्ट फर्नेस बंद करना पड़ा था। वीएसपी पोर्ट के पास स्थित इकलौती स्टील कंपनी है और इसने अपनी क्षमता 3 MTPA से बढ़ाकर 7.3 MTPA कर ली है, पर वित्तीय दिक्कतों के कारण पूरी क्षमता का इस्तेमाल ये कंपनी नहीं कर पा रही है। 9वीं खबर, कर्ज के तले दबी लैंको अमरकंटक पावर के एसेट्स को खरीदने के लिए PFC-REC की सफल बोली नियामक मंजूरियां ना मिलने के कारण अटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट या DIPAM ने इस सौदे को पूरा करने के लिए दोनों सरकारी कंपनियों के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि सरकारी निवेश वाली कंपनियों का इंचार्ज DIPAM PFC-REC की ओर से दिक्कत वाले पावर प्लांट्स को खरीदने के लिए पिछले साल बनाई गई जेवी कंपनी के जरिए किए जा रहे इस अधिग्रहण से कंफर्टेबल नहीं है। इन दोनों सरकारी कंपनियों ने लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने के लिए अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों की बोली को पछाड़ा था। 13 अप्रैल को PFC-REC के शेयर 1.5 से 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। 10वीं खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को इस हफ्ते इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी IT-AT से एक राहत की खबर मिली है। खबर यह है कि IT-AT ने इस कंपनी के खिलाफ चल रहे 5,700 करोड़ रुपए के रीअसेसमेंट ऑर्डर को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि यह मामला वित्त वर्ष 2009 का है, जब कंपनी ने कलरेबल डिवाइस की स्थापना की थी और इस वजह से कंपनी की टैक्सेबल आय में 5,700 करोड़ रुपए जोड़े गए थे। इसके अलावा असेसमेंट ऑफिसर ने कंपनी पर यह भी इल्जाम लगाया था कि कंपनी ने केवल टैक्स का फायदा उठाने के लिए कलरेबल डिवाइस नाम की टर्म का इस्तेमाल किया है, पर इस इल्जाम को भी खारिज कर दिया गया है। लेकिन राहत की खबर आने के बावजूद 13 अप्रैल को VI का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। IT सेक्टर के साथ साथ भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। स्टार्टअप कंपनियों के निवेशक अब नए निवेश से पहले सावधानी बरत रहे हैं। 2023 की शुरुआत से ही वेंचर कैपिटल फंड्स की तरफ से स्टार्टअप्स में फंडिंग घटा दी गई है। जनवरी मार्च तिमाही में वेंचर कैपिटल फंड्स ने स्टार्टअप्स को सिर्फ $2 अरब की ही फंडिंग की है, जो कि दिसंबर 2022 में खत्म तिमाही के मुकाबले करीब 30% कम है। यही नहीं, डील संख्या भी दिसंबर तिमाही के 203 से घटकर 152 पर रह गई है, जो कि करीब 25% कम है। दूसरी खबर, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि कंपनी को $20 करोड़ के कर्ज को लौटाना होगा और दूसरा, ब्याज की दर में बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। एपिसोड नंबर 66 में हमने आपको बताया था कि बायजूस की अपने $1.2 अरब के टर्म लोन बी की
रीस्ट्रक्चरिंग के लिए लेंडर्स के साथ बातचीत चल रही है और इसी के तहत कंपनी ने लोन की ब्याज दर 2% बढ़ाने की पेशकश भी की है। दरअसल कंपनी अभी तक अपने वित्त वर्ष 2022 के नतीजे जारी नहीं कर पाई है और वित्त वर्ष 2021 के नतीजे भी 18 महीने की देरी के साथ जारी किए गए थे। इसी के चलते लेंडर्स लोन का कुछ हिस्सा लौटाने और अधिक ब्याज की मांग कर रहे हैं। तीसरी खबर, फोनपे के साथ डील रद्द होने के बाद गोल्डमैन सैक्स के समर्थन वाले बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी ने अपने 20% स्टाफ या करीब 100 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की है। ये फैसला कंपनी की बिजनेस कंटिन्यूटी और सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। 6 अप्रैल को कंपनी की टॉप लीडरशिप टीम और फाउंडर्स की ओर से एक टाउन हॉल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इन कर्मचारियों को निकालने के बारे में जानकारी दी गई थी। फिलहाल कंपनी के करीब 450 कर्मचारी हैं और ये छटनी कई डिपार्टमेंट्स में से की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी निकाले जा रहे कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी के साथ साथ इंश्योरेंस और मेंटल हेल्थ असिस्टेंस जैसे बेनिफिट्स देगी। इसी रिपोर्ट के अनुसार फोनपे भी जेस्ट मनी के 200 कर्मचारियों तक को नौकरी पर रखने की योजना बना रही थी, पर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। चौथी खबर, स्टार्टअप्स के लिए एक के बाद एक खराब खबरों का दौर जारी है। एक तरफ इन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने में दिक्कतें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इनकी ओर से कैश बर्न्स यानी पैसा जलाने की रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2022 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 50 सबसे ज्यादा पूंजी हासिल करने वाले टेक स्टार्टअप्स ने करीब $5 अरब या 30,304 करोड़ रुपए जलाए हैं, जो पिछले साल के 14,386 करोड़ रुपए से 2 गुना से भी ज्यादा हैं। VCC सर्कल स्टडी के मुताबिक फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज के साथ साथ फिनटेक और एडटेक स्टार्टअप्स ने सबसे ज्यादा कैश जलाया है। पांचवी खबर, गूगल के खिलाफ भारतीय स्टार्टअप्स के अनकंफर्टेबल स्टैंड ने अब कानूनी रूप ले लिया है। भारतीय स्टार्टअप्स के एक समूह द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन यानी ADIF के प्रतिनिधित्व में गूगल के नए इन ऐप बिलिंग सिस्टम पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दरअसल स्टार्टअप्स का तर्क है कि अक्टूबर 2020 में CCI के निर्देश के बावजूद नया UCB सिस्टम अभी भी उनसे ज्यादा सर्विस चार्ज ले रहा है। CCI ने इन ऐप पेमेंट्स के लिए गूगल को जबरन अपने खुद के बिलिंग सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक और थर्ड पार्टी बिलिंग सर्विसेज के इस्तेमाल की अनुमति देने का निर्देश जारी किया था। ADIF ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि UCB सिस्टम की नजदीक आती 26 अप्रैल की इंप्लीमेंटेशन डेट के बावजूद CCI की ओर से इनकी शिकायतें सुनने में देरी हो रही है। इसीलिए इन स्टार्टअप्स ने मांग की है कि गूगल के यूजर चॉइस बिलिंग सिस्टम यानी UCB नाम के इस नए ऐप बिलिंग फी सिस्टम पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक CCI अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता। CCI इस बात की जांच कर रहा है कि क्या गूगल ने आयोग के निर्देश का सही से पालन किया है या नहीं। छठी खबर, JSW ग्रुप के B2B ई कॉमर्स वेंचर JSW1 प्लेटफॉर्म्स ने सीरीज A फंडिंग राउंड के जरिए 205 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 2750 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर यह रकम जापान की कंपनी मित्सुई से जुटाई गई है। JSW1 की इस रकम से अपनी मार्केट प्रेजेंस को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी में सुधार करने की योजना है। इसके अलावा इस कंपनी की दिल्ली NCR, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे नए इलाकों में अपने कारोबार के विस्तार की भी मंशा है। साथ ही रकम का इस्तेमाल क्रेडिट, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी स्टैक में भी किया जाएगा ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारा जा सके। सातवीं खबर, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाले स्टार्टअप कंपनी एल्यूर मोटर्स ने करीब 10% स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के लिंक्डइन पेज के मुताबिक यूलर मोटर्स के 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, पर इस फैसले का करीब 200 कर्मचारियों पर असर हुआ है। ये फैसला कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग के चलते लिया गया है। गौरतलब है कि 6 महीने पहले ही यूलर मोटर्स ने GIC के नेतृत्व में सीरीज C फंडिंग राउंड के जरिए $6 करोड़ की रकम जुटाई थी। आपको बता दें कि यूलर मोटर्स इस साल छटनी करने वाला तीसरा EV स्टार्टअप है। इससे पहले जनवरी में बाउंस और ओला ने भी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। आठवीं खबर, PE फर्म जनरल एटलांटिक ने फोनपे में $10 करोड़ का और निवेश किया है। ये फंडिंग $12 अरब के वैल्यूएशन पर हुई है। गौरतलब है कि 3 महीने पहले ही जनरल एटलांटिक ने कंपनी के $35 करोड़ के फंडिंग राउंड का भी नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि फोनपे ने अब तक कुल $35 करोड़ की रकम जुटाई है और मौजूदा राउंड में कुल $25 करोड़ जुटाने की योजना है। $12 अरब के वैल्यूएशन के हिसाब से फोनपे भारत का सबसे वैल्यूएबल फिनटेक स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आपकी पसंद के बारे में पता चलता है। तो अगले हफ्ते शनिवार शाम को इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।